माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। लास्ट लेक्चर में हमने मेजर ग्रुप्स पढ़ लिए थे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। अभी हम पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ पे मिलते हैं, हमें फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें कहाँ पे मिलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें हर जगह, हमारे एनवायरनमेंट में हर जगह देखने को मिलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सर्वाइव कर जाते हैं। अगर एक्सट्रीम ठंड होगी तब भी वो सर्वाइव कर जाएंगे। अगर मैं एक्सट्रीम हीट की बात करूँ, हॉट स्प्रिंग की बात कर लूँ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशन है कहीं पर तो मुझे वहाँ पर भी वो देखने को मिल जाएंगे। मार्शी एरिया में मुझे देखने को मिल जाएंगे। इन शॉर्ट मेरा कहने का ये मतलब है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह पे सर्वाइव कर जाते हैं और हमें हर जगह पे देखने को मिलेंगे, चाहे वो मीडियम एसिडिक ही क्यों ना हो, मुझे वहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक कैटेगरी है हमारी फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, एक हमारी है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले हम फ्रेंडली माइक्रोब्स पढ़ते हैं। फ्रेंडली माइक्रोब्स में जो हमारे हाउस होल्ड माइक्रोब्स हैं, जैसे कि मैं अगर एक एग्जांपल लूँ, कर्ड का, दही। दही हमारा किससे बनता है? दही हमारा दूध से बनता है, मिल्क से। तो मेरा मिल्क से कर्ड बनता है ना। बट कैसे बनता है? एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या है? बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया क्या करता है कि जो मिल्क में शुगर है हमारी लैक्टोज, इस शुगर को कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड में, जिसकी वजह से हमारा क्या बनता है? कर्ड। ठीक है, तो एक बैक्टीरिया का काम ये आ गया, हमें जो चीज बन रही है मेरे फायदे की चीज है तो फ्रेंडली माइक्रोब आ गया। दूसरा ये बैक्टीरिया, दूसरा हमारा आता है यीस्ट। यीस्ट कौन सा? सैकेरोमाइसिस सिरबेसी। सैकेरोमाइसिस सिरबेसी, ये यीस्ट है। ये यीस्ट क्या करता है? अपने रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है जिसकी वजह से हम इसको किस में यूज करते हैं? बेकिंग में यूज करते हैं। बेकिंग में क्या होता है? मैं कोई ब्रेड बनाया, मैंने केक बनाया, इडली बनाई, डोसा तो नहीं, डोसे में तो नहीं यूज होगा, वो मैं फ्लफी होता है। तो जो फ्लफीनेस है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आती है। ठीक है, इवन चीज, हमारा चीज का फ्लेवर अलग अलग होता है ना, और चीज बहुत महंगे मिलते हैं, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही होता है। कुछ अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अलग तरह का टेस्ट देते हैं, तो वो उस हिसाब से हम उसको डिवाइड करके बेचते हैं। तो ये इनका कुछ काम आ गया। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कमर्शियल यूज में, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे कि मैंने एसिटिक एसिड बनाना है जिसको हम सिरका बोलते हैं, मेरी वाइन इंडस्ट्री होगी, मेरी बियर इंडस्ट्री होगी, यहाँ पे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी यूज करते हैं। बियर एंड वाइन में हम यीस्ट यूज करते हैं, सैकेरोमाइसिस सिरबेसी, और भी यीस्ट होती है, इनको हम यूज करते हैं। तो इनका ये काम है। फिर इसके अलावा एक टर्म तुम लोग पढ़ोगे, फर्मेंटेशन। माइक्रोब्स फर्मेंटेशन में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, फर्मेंटेशन क्या होती है? एक ऐसा प्रोसेस जहां पे मेरी शुगर, जहाँ पे क्या है, शुगर मेरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो रही है। अब यहाँ पे शुगर का मतलब ये नहीं है कि जो हम शुगर, जो टेबल शुगर है जो हम दूध में या चाय में यूज करते नहीं। शुगर मीन्स जो हमें बार्ले से मिलती है, जो हमें व्हीट से मिलती है, जो हमें राइस से मिलती है, तो हम वहाँ पे वो ग्रेन्स यूज करेंगे। हमने उन ग्रेन्स को यूज करके हमने अल्कोहल प्रोड्यूस करी, उसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। ठीक है, ये चीज होगी। फर्मेंटेशन जो सबसे पहले डिस्कवर किसने करी थी? लुइस पास्चर ने करी थी। 1857 में इसने डिस्कवर करी थी। ठीक है, तो ये हमारे कुछ कर लिया हमने यूजेस। इसके अलावा इसके बाद हमारा है मेडिसिनल यूजेस।
मेडिसिनल यूजेस में हम पढ़ेंगे एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन। क्या पढ़ेंगे हम? एंटीबायोटिक कर लेते हैं पहले। अभी एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? एंटीबायोटिक्स ऐसी दवाइयां हैं जो बैक्टीरियल ग्रोथ को मार देंगे या उनको रोक देंगे। तो क्या करेंगे? जो उसकी ग्रोथ को विच इनहिबिट्स इट्स ग्रोथ, या तो वो उनको मार देंगे, या तो वो ये करेंगे या तो वो ये करेंगे। ठीक है। एंटीबायोटिक्स हम हमेशा बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज करते हैं, ये चीज याद रखना है। हमेशा कब यूज होगा? ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज होगा। एंटीबायोटिक्स के कुछ एग्जांपल्स जो आपने याद रखने हैं। एग्जांपल है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। ये कुछ इनके एग्जांपल्स हैं एंटीबायोटिक्स के। इन 4 नामों का तो आपको पता होना ही चाहिए। सबसे पहली एंटीबायोटिक कौन सी डिस्कवर हुई थी? वो थी पेनिसिलिन। ठीक, किसने डिस्कवर करी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। यहाँ पे इसके आगे यहाँ पे लिख देती हूँ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले पेनिसिलिन डिस्कवर करी थी। एंटीबायोटिक का ये हो गया। एंटीबायोटिक्स हम जो हमारा लाइफ स्टॉक है, पोल्ट्री है, उनके फीड के साथ मिक्स करके भी हम उनको दे सकते हैं, ये चेक करने के लिए उनको इन्फेक्शन तो नहीं है कहीं, या अगर उनको इन्फेक्शन हो गया तो हम उसमें मिक्स करके उनको उनकी फीड में, मतलब जो वो खाना खाते हैं उनके साथ मिक्स करके हम पाउडर फॉर्म में मिक्स करके हम उनको दे देते हैं। एंटीबायोटिक ये होगी। दूसरा मेडिसिनल यूज इसका वैक्सीन। देखो वैक्सीन का एक कॉन्सेप्ट देखो, वैक्सीन क्या है? वैक्सीन में हम माइक्रोब्स ही यूज करते हैं। ठीक है, इसमें मैं क्या कह रही हूँ, इसमें हम दवाई यूज करते हैं। वैसे ये दवाई भी माइक्रोब्स से ही बनाते हैं हम, बट इसमें क्या है, वैक्सीन में हम इसमें माइक्रोब ही यूज कर लेते हैं। इसमें हम या तो मरा हुआ डेड माइक्रोब ले लेते हैं, ठीक है, या तो मैं एक ऐसा माइक्रोब जिसकी पैथोजेनिसिटी खत्म कर दी है, इसको हम बोलते हैं वीकेंड माइक्रोब। पैथोजेनिसिटी मतलब उसकी डिसीज करने की, बीमारी करने की क्षमता को खत्म कर दिया है, हमने वो माइक्रोब यूज किया। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक बंदा लिया, अब मैंने इस बंदे की बॉडी के बीच में यही वैक्सीन डाल दी, इंजेक्शन लगाया मैंने, ठीक है, मैंने इंजेक्शन लगाया और यही माइक्रोब इसकी बॉडी के अंदर डाल दिया। अब इसमें क्या होगा, अब क्योंकि ये या तो अब ये माइक्रोब मरा हुआ है या तो कमजोर है, अब ये बीमारी तो निकल पाएगा मेरी बॉडी के अंदर। जब मैंने इसको अपने बॉडी में लिया, ठीक है, ये चीज़ तो कंफर्म है कि मुझे बीमारी तो नहीं होगी, पर अब क्या होगा कि मेरी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज रिलीज होना शुरू हो जाएंगी। क्या रिलीज होगी? एंटीबॉडीज। एक टर्म होती है एंटीजन, एक टर्म होती है एंटीजन एजी एंटीजन, एक होती है एंटीबॉडी। एंटीजन मीन्स कोई भी एक फॉरेन सब्सटेंस जो हमारे बॉडी के अंदर आ रहा है। ए बी एंटीबॉडी मतलब उस फॉरेन सब्सटेंस को मारने के लिए मेरी बॉडी में से कुछ चीजें रिलीज होती हैं, उसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी बेसिकली प्रोटीन का ही बना होता है। तो अब क्या हुआ, अब ये माइक्रोब मेरे बॉडी के अंदर आया, अब ये बीमारी तो नहीं कर सकता, ये तो कंफर्म है, पर मेरी बॉडी में एंटीबॉडीज रिलीज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, वो इसको मार देगी। अब इस चक्कर में क्या होगा, जब मैंने वैक्सीन ली तो मेरी बॉडी में एंटीबॉडीज की अमाउंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। दैट मीन्स मेरी बॉडी में इम्यूनिटी मेरी अच्छी हो रही है। अब जब असली में वो माइक्रोबियल ग्रोथ आई या असली में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेरी बॉडी में आया जो बीमारी कर सकता है, इसकी पैथोजेनिसिटी अच्छी खासी है, अब क्या होगा, मेरी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज काफ़ी ज़्यादा है, अगर वो सच में मेरी बॉडी के अंदर आ गया वो उसको मार देगा। तो वैक्सीन ऐसे काम करती हैं, ठीक है। हमारी जो तुम्हारे बुक में मेंशन करी हुई वैक्सीन स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन डिस्कवर करी थी हमारे एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर करी थी। अभी ये इसने डिस्कवर करी थी, स्मॉल पॉक्स काफ़ी ज़्यादा फैल चुकी हुई थी वर्ल्ड में, उसने डिस्कवर करी, इसकी वजह से हम ये बीमारी को बिल्कुल ख़त्म कर पाए थे। तो ये साइंटिस्ट का नाम याद रखना कि साइंटिस्ट ने किसकी वैक्सीन डिस्कवर करी है।
इसके अलावा हमारे देश में भी, अगर मैं एक वैक्सीन एग्जांपल दूं, पोलियो की, सरकार जो है पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ था सरकार ने। इसमें क्या था कि पूरे देश में पोलियो की बूंदें पिलानी है हमने, ताकि पोलियो किसी को ना हो। तो इस तरह के हर देश कोई ना कोई नया नया या काफ़ी टाइम से कोई ना कोई प्रोग्राम वो लेके चले होते हैं, जहाँ पे वो फ्री वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं हर एक को। तो ये हमारा हो गया एंटीबायोटिक्स, ये हमारा हो गया वैक्सीन, ये चीज़ें होगी। इसके अलावा हम अब देखो इस टेबल में, देखो इस टेबल में वैक्सीन लिखी हुई हैं, कौन सी बीमारी के कौन से वैक्सीन है, सारा का सारा लिखा हुआ है। आपने ये टेबल भी पढ़ना है। ये टेबल आपकी स्कूल की एनसीईआरटी की बुक में भी आपको मिल जाएगा, और अगर आप सैनिक का पढ़ रहे हो तो वहाँ पे भी आपको ये मिल जाएगा। इसको एक बार इसको भी देखना हमने कि कौन सी वैक्सीन किस चीज़ के लिए है। तो ये हमारे फ्रेंडली माइक्रोब्स का हमारा हो गया। अब आगे है हार्मफुल माइक्रोब्स। हार्मफुल माइक्रोब्स में हम जो पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो कि माइक्रोऑर्गेनिज्म से होती हैं। अब यहाँ पे ह्यूमन डिसीजेस लिखी हैं। यहाँ पे कुछ बीमारी जैसे कि टीबी, ट्यूबरकुलोसिस हमारी होती है बैक्टीरिया से, ठीक है। और ये कैसे होती है, एयर के कॉन्टैक्ट में। अगर किसी बंदे को टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस है, अगर वो खांसी कर रहा है, ठीक है, तो खांसी करके वो हवा में भी माइक्रोब्स आ जाएंगे और आपको भी टीबी हो सकती है। दूसरा है मीजल्स। मीजल्स हमारा होता है वायरस से, और ये भी एयर के कॉन्टैक्ट में आके हमारा हो जाएगा। चिकन पॉक्स है, चिकन पॉक्स भी हमारा वायरस से होता है, ये हमारा हवा से भी, और अगर हम उस इंसान के कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं हमें तब भी चिकन पॉक्स हो जाएगा। नेक्स्ट है पोलियो। पोलियो भी यहाँ पे मैंने कॉमा लगाया, डेट मीन्स ये भी वायरस से ही होता है। पोलियो हमें हवा से और पानी से भी हमें हो जाएगा। दूसरा है कोलरा। कोलरा हमारा बैक्टीरिया से होता है, और हम ये गंदा खाना या गंदा पानी पिए तो हमें हो जाएगा। फिर है टाइफाइड। टाइफाइड भी बैक्टीरिया से ही होता है, ये भी अगेन गंदा पानी पीने से हमें टाइफाइड हो सकता है। हेपेटाइटिस बी हमारा वायरस से होता है, अगेन इसका जो कोज है वो पानी की वजह से होता है। मलेरिया हमारा प्रोटोजोआ से होता है, और इसकी वजह से होगा हमें मॉस्किटो की वजह से होगा, ठीक है। प्रोटोजोआ मीन्स प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम इसके मॉस्किटो के अंदर होता है, जब हमें वो बाइट करेगा तो वो प्लाज्मोडियम हमारे ब्लड में आ जाता है, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करता है और हमें मलेरिया हो जाता है। तो ये कुछ बीमारी हैं जो ह्यूमंस में होती हैं। ये हमारी होगी ह्यूमंस की, ये वाली हमारी है एनिमल्स की, आपने ये भी पढ़नी है, ठीक है। और ये वाली है हमारी प्लांट्स की, हमने ये भी पढ़नी है, एनिमल एंड प्लांट्स की। और जो ये है ये तीनों की तीनों आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगी और आपकी सैनिक आरएमएस की बुक में भी मिल जाएंगी, आपने ये भी पढ़नी है, ये भी जरूरी है। अब जो ये हमने पढ़ा बैक्टीरिया, वायरस, ये सब चीजें पढ़ी, जो मैंने अभी स्क्रीन में तुम लोगों को फोटोज दिखाई कि ये बीमारियां हमें एनिमल्स में देखने को मिल रही है, प्लांट्स में देखने को मिल रही हैं। अब ये माइक्रोब्स की वजह से रही हैं। अब ऐसे माइक्रोब्स जो बीमारी कर रहे हैं, ऐसे माइक्रोब्स जो बीमारियां करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं पैथोजन। तो ये भी याद रखना, ठीक है। और उनकी बीमारी करने की क्षमता को हम बोलते हैं पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी, कैपेबिलिटी टू कॉज बीमारी, डिसीज इज कॉल्ड पैथोजेनिसिटी, ठीक है। तो ये दो टर्म्स भी पता होनी चाहिए। इसके बाद हमारा आता है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग जैसे इसका नाम है खाने में जहर। अभी खाने में जहर का यहाँ पे क्या कहने का मतलब है, खाने में जहर कौन लेके आ रहा है, खाने में जहर लेके आ रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो जब हमारा खाना खराब हो जाए, मैंने आज खाना बनाया, ठीक है, मैंने आज खाना बनाया, मैंने आज नहीं खाया, मैंने बचा के उसको रख दिया फ्रिज में, कुछ टाइम के बाद उस खाने का कलर, उसका टेस्ट, उसमें से कुछ स्मेल आना शुरू हो जाती है। ये तीनों चीजें हमें देखने को मिलती हैं, है ना। ये इन तीनों चीजों में चेंजेस आए। हुआ क्या कि इस खाने में जो मेरा वो फूड था, आफ्टर 2 to 3 days उसमें ये चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। दैट मीन्स उसमें क्या हो रहा है, उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होना शुरू हो गई है, क्योंकि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको ग्रो करना, उसे सर्वाइव करना है, उसमें रिप्रोड्यूस करना, उसको कुछ बेसिक न्यूट्रिशन चाहिए। उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए न्यूट्रिशन। फंगस भी ग्रो कर सकती है, ठीक है, उसको चाहिए न्यूट्रिशन, उसको चाहिए मॉइस्चर, उसको ये दोनों चीजें मिल जाएंगी कहाँ से, उसको ये दोनों चीजें मिल जाएंगी खाने से। अब क्योंकि वो खाना 2-3 दिन का ऐसे ही पड़ा हुआ है, अब बैक्टीरिया एंड फंगस इसमें ग्रो करना शुरू कर जाएगी, जिसकी वजह से उसमें ये
उसका कलर, उसका टेस्ट, उसका स्मेल में चेंज आना शुरू हो जाएगा। तो वो बैक्टीरिया करते क्या, उस खाने में कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ये चीजें होती हैं। ठीक है, जब हमने ये खाना खा लिया, जब मैंने यहाँ पे मैं अपना एक बनाती हूँ, सपोज ये मैं हूँ, ठीक है, जब मैंने ये वाला खाना खा लिया, फिर क्या होगा, मुझे लूज मोशन लग सकते हैं, इसको हम बोलते हैं डायरिया। मुझे डायरिया हो गया, मुझे फीवर हो गया, ठीक है, मुझे हेडेक स्टार्ट होगी, फीवर हो गया, डायरिया हो गया, हेडेक आ गया, वॉमिट आना शुरू होगी, तो मेरी बॉडी नहीं है उस चीज की रिस्पॉन्स भी तो करेगी ना। तो जब मैंने ये खाना खाया, मुझे डायरिया, फीवर, हेडेक, वॉमिट ये सब चीजें आना शुरू हो जाएंगी, उसी ही को हम बोलते हैं फूड पॉइजनिंग होगी। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि ये बंदा मर भी सकता है, कितने बार फूड पॉइजनिंग होगी, ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं मिला या वो हॉस्पिटल नहीं गया, घर में ही रहा और वो बंदा मर गया। फूड पॉइजनिंग के लिए जो मेनली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्सिबल हैं वो कौन कौन से हैं, साल्मोनेला, साल्मोनेला, एस्पेरिगिलस, क्लोस्ट्रोडियम, ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड पॉइजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये आपने 3 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ लेना, ठीक है, बुक में भी है और बार बार मैं बोल रही हूँ एनसीईआरटी में तुम्हें मिल जाएगा और अपनी हमारे सैलरी की बुक में भी मिल जाएगा। तो ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड पॉइजनिंग के लिए कर लेना। तो फूड पॉइजनिंग ये होती है, शॉर्ट में अगर मैं फटाफट बोलूँ एक लाइन में कि हमने खराब खाना खा लिया जिसकी वजह से हम बीमार हो गए, उसको हम बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। ठीक है, ये चीज होगी। इसके बाद अब है फूड प्रिजर्वेशन। ये तो हमने पढ़ा कि खाना खराब हो गया, खाने को खराब होने से कैसे बचाएं वो भी तो पता होना चाहिए कि क्योंकि हर घर में, हर रसोई में बचा हुआ खाना पड़ा होता है, हमने खाना बनाया पड़ा हुआ है, हमारे घर में ड्राई फ्रूट्स होते हैं, पल्सेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उनको कैसे खराब होने से बचाएं, तो अब हम वो पढ़ेंगे प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन में सबसे पहले हमारा आता है ड्राइंग, ड्राइंग या डिहाइड्रेशन। अब देखो फूड प्रिजर्वेशन में हमारा सबसे पहला मेन मोटो क्या है कि हमने खाने को खराब होने से बचाना है। हम खाने को खराब होने से कैसे कैसे बचा सकते हैं, तो पहला है ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन। नाम से पता चला डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे कि जो हमने जिस चीज़ को हमने प्रिजर्व करना है उसमें से मॉइस्चर निकाल दें, क्योंकि देखो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, उसने ग्रो करना है, तो उसको ग्रो करने के लिए उसको चाहिए न्यूट्रिशन, मॉइस्चर। ठीक है, तो अगर मैं मॉइस्चर ना दूँ तो मेरा खाना प्रिजर्व हो जाएगा। जैसे कि मेरे ड्राई फ्रूट्स, अगर तुमने नोट किया हो, ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल क्या होते हैं हमारे, बिल्कुल सूखे होते हैं, उनमें मॉइस्चर नहीं होता, उसमें तेल हमें देखने को मिल जाता है बट मॉइस्चर उसमें नहीं होता। मेरी पल्सेस होगी, ठीक है, इवन वेजिटेबल्स को भी हम स्टोर कर सकते हैं। तो डिहाइड्रेशन और ड्राइंग में ये चीज होती है। दूसरा हमारा है केमिकल ट्रीटमेंट्स, कि मैं कुछ केमिकल ट्रीटमेंट से भी खाने को प्रिजर्व करके रख सकती हूँ। कुछ कॉमन प्रिजर्वेटिव्स जो हमें देखने को मिलते हैं वो है सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटा बाइसल्फेट। ये कुछ, इसके अलावा और भी हैं बट ये कुछ ऐसे 2 कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं जो कि मेनली हमें हर खाने में देखने को मिल जाते हैं। जो हमारा कैन फूड होता है, जो हम पैकेट्स में खाना खाते हैं, उनमें ये प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे खाने की लाइफ थोड़ी सी और बढ़ जाती है, खराब नहीं होते। ये 2 कुछ कॉमन केमिकल हैं जिसको हम एज ए प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। इनको हम अचार में, जैम में, स्पेशेस में यहाँ वहाँ देख लेते हैं। अगर तुम लोग ध्यान भी दो, अगर जो तुम लोग कुछ भी खरीदते हो, पैक्ड फूड कुछ भी खरीद रहे हो, कैन फूड खरीद रहे हो, कोई पैकेट खरीद रहे हो, अगर तुम लोग उसके पीछे देखोगे वहाँ पे लिखा होगा कि प्रिजर्वेटिव्स डाले हैं हमने। कई बार तो उन्होंने प्रिजर्वेटिव्स के आगे नाम भी लिखे होते हैं, या उन्होंने ऐसा केमिकल का पूरा नाम लिखा होगा या उन्होंने कोड लिखा होगा, बट लिखा जरूर होगा। डालने का इनको डालने का फायदा ये है कि जो हम चीज़ें मार्केट में बेच रहे हैं उसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी सी बढ़ जाए। ये ना हो कि फैक्ट्री से निकाला, जैसे ही वो फूड बाहर निकला हफ्ते के अंदर वो खराब हो गया। शेल्फ लाइफ थोड़ी होनी चाहिए
कि 1 साल की हो, 2 साल की हो या 12 महीने की हो, एटलीस्ट कंज्यूमर तक वो पहुंचे। इन प्रिजर्वेटिव्स को हम इसलिए डालते हैं, ठीक है। फिर तीसरा आता है हमारा हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट नाम से पता चल रहा है कि मैं चीजें अगर बॉइलिंग करूं तो मेरा खाना बच सकता है। अगर मेरे जैसे कि हम नॉर्मल जो कॉमन प्रैक्टिस हमारी होती है, दूध घर में, हाँ सबके घर में दूध आता है, हमारी मदर्स क्या करते हैं, दूध को बॉयल करके लेके आए, दूध को बॉयल किया और फ्रिज में रख दिया, है ना। बॉइलिंग में क्या हुआ कि काफी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके मर जाते हैं, ठीक है। कोल्ड ट्रीटमेंट में क्या है, रेफ्रिजरेटर में रख दिया, फ्रिज में रख दिया, वहां पे क्या होगा, लो टेम्परेचर की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं करेंगे। बट अगर आप उसको काफी टाइम के लिए फ्रिज में ही रख रहे हो तो वो ग्रो कर जाएंगे, फिर वो मर सकते हैं। बट एक टेम्परेरी मेथड ठीक है कि आपने बॉइलिंग किया और आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर गया। बट सिर्फ दूध को बॉयल करके रखना घर में, स्पेशली गर्मियों में, सफिशिएंट नहीं है। अगर आपने एक बार दूध को बॉयल किया है तो मे भी अगर आप बाहर रख रहे हो उसको, शाम तक वो फिर से खराब हो सकता है, आपको शाम को उसे फिर से बॉयल करने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि बॉइलिंग 100% माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नहीं मारती। स्टिल कुछ ना कुछ 1-2% रह जाते हैं, वो फिर से ग्रो करना शुरू कर सकते हैं। तो बॉइलिंग अगर मैं बोलूँ स्पेशली गर्मियों में 100% तरीका नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है प्रिजर्व करने का, इसको हमें फिर से करना पड़ेगा। रेफ्रिजरेटर में भी आप टेम्परेरी रख सकते हो, आपने आज बनाया, आपने आज फ्रिज में रख दिया, देन कल आप उसको यूज कर लो। बट अगर आपने 3-4 दिन के लिए रखा हुआ है, 5-6 दिन के लिए रखा हुआ, तो वो ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। फिर इसके बाद आता है पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन हम करते हैं मिल्क की। पास्चराइजेशन हम करते हैं मिल्क की। इसमें हम क्या करते हैं, मिल्क को, दूध को 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे गर्म करते हैं 15 से 30 सेकंड के लिए, ठीक है। इसमें किया मैंने 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 15 से 30 सेकंड के लिए मैंने गर्म किया। फिर इसको फटाफट मैं ठंडा ट्रीटमेंट दे दूंगी। इसको ऐसे ट्यूब्स में से लेके जाऊंगी जहाँ पे टेम्परेचर काफी लो होगा। इसमें क्या होगा कि इंस्टेंट चेंज होगा। अगर कुछ थोड़ा बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे बच भी गया तो यहाँ पे तो बच नहीं पाएगा। पास्चराइजेशन में यही चीज होती है, ठीक। तो ये मेथड हम कब यूज करते हैं, ये हमारा होता है कमर्शियल यूज के लिए, कि आपके पास जो क्वांटिटी है मिल्क की वो बहुत ज्यादा है, आप उसको ऐसे घरों में नहीं बेच सकते, ठीक है। घरों में बेचने वाले तो दूसरे लोग होते हैं कि जिनके पास सपोज 10 लीटर दूध है, 20 है, 50 लीटर दूध है, तो हम मैंने मान लिया चलो 70-80 लीटर दूध है, उसने छोटी सी गाड़ी लगाई हुई है, वो यहाँ वहाँ बेच रहा है, डेली जितना वो बना रहा है उतना वो बेच भी रहा है, या उसका वो घी बना के बेच रहा है, ये छोटे लेवल पे है। बट पास्चराइजेशन होती है हमारे हाई लेवल पे, जो कमर्शियल लेवल पे जिनका गाड़ियां भर भर के दूध आ रही हैं, ठीक है, उनके पास प्रॉपर इंडस्ट्री उन्हें लगाई हुई है, पूरी पूरी फैक्ट्री लगाई हुई है जहाँ पे उन्होंने पूरा सेटअप किया हुआ है, ठीक है। तो वहां पे वो ऐसा ट्रीटमेंट देते हैं कि पहले दूध को बिल्कुल गर्म ट्रीटमेंट देंगे 70 डिग्री पे, 15 से 30 सेकंड के लिए लेके जाएंगे, फिर उसको ठंडा लो टेम्परेचर पे लेके जाएंगे ताकि माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो, ठीक है। तो ये चीज हमारी होगी, ये हमारी कमर्शियल यूज के लिए है। अब एक चीज ये भी है कि कई बच्चे ये भी बोलेंगे कि हम बॉइलिंग क्यों ना कर ले। देखो ये चीज तब होती है कि अगर हमारे पास दूध की अमाउंट काफी कम है, कि मैंने दूध को बॉयल किया, घर में 1-2 लीटर आ रहा है, तो 3 लीटर आ गया, 5 लीटर आ गया ज़्यादा से ज़्यादा, मैंने उसको बॉयल किया, जितना मैंने यूज़ करना यूज़ किया, कुछ दूध को मैंने दही के लिए यूज़ कर लिया, कुछ बचा उसको मैंने फ्रिज में लगा दिया और शाम तक वो ख़त्म भी हो गया और नेक्स्ट डे मैं फिर से ले आई। तो ये चीज़ जो है उस चीज़ के लिए काफ़ी अच्छी है। बट ये किस चीज़ के लिए है कि अगर आपके पास क्वांटिटी अमाउंट बहुत ज़्यादा है तब हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं। अब जो हमारा पास्चर्ड मिल्क होता है, हम इनको बिना बॉयल किए हुए भी हम इसको पी सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे। ये जो मेथड डिस्कवर किसने किया था, लुईस पास्चर ने डिस्कवर किया था। इसके बाद अगला है स्टोरेज। अगला मेथड है स्टोरेज, कि आपके पास कोई भी खाने की आइटम है, सब्जी है, चाहे फ्रूट्स है, चाहे दालें हैं, चाहे बिस्किट है, कुछ भी है, अगर आप उसको तरीके से स्टोर करते हो, उसको बिल्कुल एयर टाइट कंटेनर में डालते हो, तो आपका वो चीज़ काफ़ी लंबे समय के लिए चलेगी। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूँ, बिस्किट्स दे दें, अगर नमकीन ले लें, हमने पैकेट खोला, पैकेट जब एक बार खुल गया, उसकी सील खुल गई, अब वो ओपन हो गया, अब सारा का सारा उस नमकीन के ऊपर मॉइस्चर, एयर दोनों लग रहे हैं,
बट जितना आपने खाना था खाया, जो बचा हुआ नमकीन या बिस्किट है, अगर आप उसको एयर टाइट कंटेनर में डाल के रखोगे तो काफ़ी लंबे समय के लिए चलता है। तो वही हमारा स्टोरेज में आता है कि हम अपने खाने को कैसे स्टोर कर रहे हैं, उसमें मॉइस्चर ना आने दें, हम एयर सील्ड कंटेनर्स यूज़ करें, ठीक है। और लास्ट है इरेडिएशन। रेडिएशन में हम क्या करते हैं, हम अपने खाने पर गामा रेज या एक्स रेज डालते हैं। काफ़ी मॉडर्न मेथड में आ जाता है, मॉडर्न टेक्निक है ये। इसमें क्या होगा, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो सारे के सारे मर जाएंगे, और बिल्कुल सेफ भी है कंज्यूम करना। फूड प्रिजर्वेशन में हमने ये 6 मेथड्स पढ़े हैं, जिसमें हमने ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन, केमिकल मेथड, हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, पास्चराइजेशन, स्टोरेज एंड रेडिएशन, ये हमने किया। इसके बाद हमारा है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन भी एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, उसमें भी 15-20 मिनट लग जाएंगे हमारा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।